नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी एक देश एक चुनाव सियासी दांव। जी हां, मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी लंबे समय से चली आ रही वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद अब आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, तो बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिना रही है। लेकिन सवाल ये है कि एक देश एक चुनाव से किस पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा? क्या वन नेशन वन इलेक्शन के सहारे बीजेपी ने सियासी दांव चला है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन हम लागू कर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के ठीक एक दिन बाद मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा बिल पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। हालांकि अब मोदी सरकार के इस फैसले पर बीजेपी का क्या कहना है वो सुनिए। लगातार चुनाव के कारण जिस प्रकार से धन का अपव्यय होता है, समय की बर्बादी होती है और विकास रुकता है, इस परिस्थिति से निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें सदैव उनका एक मत रहा है कि चुनाव एक बाद ही होना चाहिए। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गयी। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा छूट गई है। हालांकि अब इस परंपरा को फिर से शुरू करने के लिए मोदी सरकार ने कदम बढ़ाया है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि बीजेपी और उनकी विचारधारा कभी भी लोकतांत्रिकता को नहीं अपनाती। ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा विचार लोकतांत्रिक इरादों को कभी एक्सेप्ट करता ही नहीं। क्या कारण है कि उनकी मात्र संस्था में कभी इलेक्शन नहीं होते। फिर भी चूंकि कांग्रेस की एक अपनी लाइन आएगी, नेशनल हमारा जो विचार है कांग्रेस पार्टी देगी वन नेशन वन इलेक्शन पे, पर देश में किसी भी सुधार के लिए कभी भी कोई देशभक्त नागरिक मना नहीं करता है। देश में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग अलग होते हैं, लिहाजा वोटर्स के सामने भी एक चुनौती जरूर होगी कि एक ही समय उसे राष्ट्र और अपने क्षेत्र के लिए वोट करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौकचा। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और जिस बात का जिक्र बीजेपी और मोदी लगातार अपने वादों में चुनावी घोषणाओं करते रहे, पिछली बार लाल किले से भी कहा और कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र में ये बिल आएगा, तो क्या लग रहा है कि इस बार सत्र में पास हो जाएगा या वक्फ बोर्ड जैसा संशोधन अधिनियम जो लाया है जेपीसी गठित करके उसके हवाले कर दिया जाएगा? और अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो फिर क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जेपीसी को दिए जाना जो है वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि उसे पहले छोटी संसद को भेज दिया जाता है। जेपीसी का तात्पर्य ये नहीं है कि बिल लटक रहा है, उसका अभिप्राय ये है कि विशेषज्ञों की राय, कमेटी की राय
ये सारी वो सांसद पढ़ लेंगे और अपना अभिमत दे देंगे और उसके बाद जो है प्रस्ताव पारित होता है। ये आमतौर पर बड़े प्रस्तावों के ऊपर इस प्रकार की व्यवस्था रही है, इसलिए वो उसको उस एंगल से मुझे नहीं लगता कि वो है। एक बात। जी दूसरी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो मामला है वो कई मायनों में अच्छा है, और कई मायनों में अच्छा जब है तब सबसे पहला तो ये है कि हर तीसरे महीने हर चौथे महीने कोई चुनाव, कोई उपचुनाव, कोई क्या, और ये सब हो रहा है, उसके कारण जो परेशानियां आती हैं वो उससे जो है आचार संहिता वाले के कारण जो डेवलपमेंट की एक लय बन जाती है वो टूट जाती है। चलो कोई बात नहीं, लय को भी सुधार लिया जाएगा, क्योंकि काम करने वाला अधिकारी इंटरनली काम करता रहता है, वो घर जाके सोता नहीं है उस अवधि में। लेकिन अब उसमें एक सबसे बड़ी चीज आती है कि देश की एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ जो है वो इसमें आता है। जी ये पहले जो आपने अपने इसमें रिपोर्ट में भी दिखाया है कि 4 चुनाव पहले के जो हुए थे वो सब हुए थे, लेकिन अब डिस्टर्ब हो गया साहब, अब उसको ठीक करना बड़ा कठिन है। अब ठीक करना इसलिए कठिन नहीं है क्योंकि अब राष्ट्रपति शासन लगाने की जो हाईकमान यानी केंद्रीय नेतृत्व की मानसिकता होती थी वो लागू नहीं की जा सकती। जब से मुंबई रिपोर्ट आई है, एसआर मुंबई की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के बाद से जो है अब आप राष्ट्रपति शासन चलते चलते नहीं लगा सकते कि राम मंदिर का विवाद था और एक मस्जिद जो है वह ढा दी गई तो 4 सरकार गिरा दी। अब जो सरकार दोषी उसको गिराओ, तीनों को क्यों गिराए? तो जो एक तानाशाह जो केंद्र होता था वो मुंबई रिपोर्ट के बाद से वो तानाशाह नहीं हो सकता, इसलिए आप जो है अब एक देश के एक चुनाव की बात सोच सकते हो। जी केवल इतना सा अंतर आएगा कि जो विधानसभाएं जो हैं वो समय से पहले भंग करना पड़ेंगी, फिर उनके साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा, वो छोड़ना चाहेंगे नहीं छोड़ना चाहेंगे, दोबारा आएंगे नहीं आएंगे। ये यदि आम सहमति बन जाती है या बहुमत आ जाता है कि नहीं सब अधिकांश दल मानने लग गए, 2-4 क्षेत्रीय दल नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे, कोई बात नहीं। ये कैबिनेट में जो है उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है, अभी बिल के मसौदे को तैयार नहीं किया गया है, ये बात भी स्पष्ट करना चाहता था। अब आती है एक बात कि अभी स्वयं ही ये माना है कि 2 प्रकार से चुनाव कराए जाएंगे, एक जो है विधानसभा और लोकसभा के, और एक नगरीय निकाय ग्राम पंचायतों के, 2 अलग अलग जो हुआ है। एक बात अभी मैं पढ़ रहा था कहीं का संदेश आने के बाद, तो उसमें ये भी कहीं कहीं मुझे उसमें दिखाई दिया कि अभी चुनाव कराने का जो पहला दौर होगा वो ये होगा कि भाई वर्ष भर में करा लेंगे, 8 महीने में करा लेंगे, 6 महीने में करा लेंगे, कि एक बार एकजाई कर ले, एक जैसा वातावरण बना ले, अगला वाला जो है आ जाएगा। यानी कि आप एक बार के चुनाव में यदि संपूर्ण व्यवस्था सेट नहीं कर पा रहे तो अगले वाले में करा लीजिए आप। तो ऐसा मान करके मुझे लगता है कि इस बिल की तरफ बढ़ा जाएगा, और यदि मान लो आम सहमति ही बन गई इस बिल के ऊपर और आम सहमति के बाद होगा तो सारी विधानसभा लोकसभा जो है एक साथ चुनाव हो जाएंगे, और इस प्रकार की जो एक प्रकार का जो ये समय समय पर होने वाले चुनाव है इससे रुक जाएगा। आता है राजनीतिक पक्ष। जी तो राजनीतिक पक्ष में 2 बातें बहुत स्पष्ट हैं जो हमें मानना चाहिए। पहली बात यह है कि यदि आपकी लीडरशिप राष्ट्रव्यापी लीडरशिप है आपके पास तो आपको लाभ होगा, और यदि आपके पास छुट लीडरशिप है कि जैसे नरेंद्र मोदी हैं तो उनको आप पूरे देश भर में भी एक बार मान सकते हैं, राहुल गांधी जी हैं तो उनको आप जो है पूरे देश में न मान करके बड़ी भूभाग पर मान सकते हैं, और यदि मान लो शरद पवार को देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो अड़ोस पड़ोस में प्रभावित डाल सकते हैं, लालू यादव का छोरा जो है वो वहीं इतना ही कर सकता है, अखिलेश जो है वो उत्तर। तो और बाकी के जो राष्ट्रीय दल हैं 1-2-3 राज्यों में जो है आम आदमी पार्टी का हो सकता है। आपको पता नहीं वो केजरीवाल जी का जो जिस तरह से दंडित उनको किया गया है उसके कारण वो जो है क्या बनता है समीकरण वो अभी समझने का समय है, उसमें समझ लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जिस राजनीतिक पार्टी के पास राष्ट्रव्यापी नेतृत्व है वो जो है उसको इसका लाभ मिलेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट हो सकता है कि भाजपा के मन में ये बात हो कि भाई उनके पास नरेंद्र मोदी राष्ट्रव्यापी नेता हैं और उसका बड़ा लाभ मिल जाएगा, उसके बाद अमित शाह दिख रहे हैं, योगी दिख रहे हैं, शिवराज दिख रहे हैं, तो इसका जो है हमको लाभ मिल जाएगा। तो इस प्रकार की मानसिकता निश्चित रूप से होती है, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई अखाड़े तो है नहीं साधु संतों वाले भैया कोई बात नहीं, अब तो अखाड़े भी ऐसा ही सोचने लग गए लाभ आने का। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये एक देश के लिए अच्छा चुनाव का तरीका है, यदि उस पर सहमति बनती है तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु जी, लेकिन संकट यही ना कि जो क्षेत्रीय दल है और ये कांग्रेस जैसे दल भी इस बात से लेकर विरोध कर रहे हैं कि इससे क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करने की साजिश है। हालांकि ऐसा पहले हमने देखा है कि राज्यों के चुनाव में जनता अलग तरीके से वोट करती है और केंद्र में अलग। दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण है कि 3 बार से आम आदमी पार्टी पहले 67 सीटें जीती उन्होंने, तीसरी बार में उन्होंने 62 सीटें जीती है, लेकिन लोकसभा में उनका खाता नहीं खुल पाया।
बावजूद उसके कि अलग पैटर्न से पब्लिक वोट कर रही है। अभी लोकसभा भी 2-3 राज्यों में चुनाव हुए साथ साथ में, आंध्र प्रदेश की बात कर लें, हम उड़ीसा की बात कर लें, तो ऐसे में सवाल यही कि क्या क्षेत्रीय दलों को वाकई इससे खतरा हो जाएगा? क्योंकि जो शर्मा जी ने भी कहा, तो मोदी की अपील भी ऐसा नहीं कि दक्षिण भारत में अभी बहुत सारी चीज़ें उनके पक्ष में नहीं है। केरल में ज़रूर खाता खुल गया है, लेकिन तमिलनाडु अभी उनके लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। यही स्थिति कमोबेश कांग्रेस के लिए हिंदी पट्टी में उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें। देखिए मनोज जी, आपने खुद ही कहा है कि जो है भारत की जनता बड़ी समझदार हो गई है, वो सोच समझ के निर्णय करती है। भले एक साथ चुनाव हुए हैं वो अभी कई जगह लोकसभा विधानसभाओं के, लेकिन उन्होंने राज्य के लिए अलग मुद्दों को चुना और लोकसभा के लिए अलग मुद्दों को चुना, अलग पार्टी को उन्हें मैंडेट दिया है, ये हो चुका है। लेकिन ये जो हो रहा है ये सैद्धांतिक बात है। अभी हम ये जिस पर बात कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव, जब देश आज़ाद हुआ था तब की परिस्थितियाँ दूसरी थी। आप एकदम नए सिरे से चुनाव कराने जा रहे थे, तब तो ये होता था कि 200-250 रुपये में ही आदमी चुनाव मैदान में उतर जाता था। इतने खर्चे नहीं होते थे उनके, बहुत सारे प्रचार के साधन नहीं थे, बिना प्रचार किए भी चुनाव हो जाता था, लोग जीत जाते थे, संसद में पहुँचे, विधानसभाओं में पहुँचे। अब समय बदल गया है, इन 75 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदल के सामने आ चुकी हैं। अब ये यदि इसको वास्तविक ज़मीनी धरातल पे देखें तो मुझे नहीं लगता कि भले भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लीड लेते हुए जा रही है, एनडीए इसको बिल ला रही है, लेकिन क्या वो भी इसको लेकर मानसिक तौर पर सहमत होंगे? बहुत सारे लोग, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव यदि हम देखें तो करीब 5 साल बाद होने हैं। पूरा 5 साल का समय है। ये बिल अभी लाने के बाद क्या बिल वैसा इम्प्लीमेंट हो पाएगा जैसा जिस मंशा से आ रहा है? कि बिल अभी आया नहीं है, उसके पूरे इन आउट्स हमको पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या होने वाला है। वो मोटी रिपोर्ट है, सारे स्टेक होल्डर से बात करके 18,000 पन्नों की बस। जी, तो वो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं कि बिल जब आएगा तब क्या होगा, क्या क्या होने हैं, किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया होगी, राज्यों के चुनाव कैसे होंगे, संसद के चुनाव कैसे होंगे। लेकिन एक बहुत मौलिक सा सवाल जो मेरे दिमाग में उभर के आता है कि मान लो यदि देश में कोई एक ऐसी मानसिकता बन जाए किसी खास चुनाव में, यदि एक देश एक चुनाव हो रहा है, तो यदि केंद्र में या सरकार में जो पार्टी है यदि वो उसके खिलाफ मैंडेट होता और उसी के खिलाफ सभी राज्यों में मैंडेट होता तो पार्टी एक सिरे से सभी राज्यों में चुनाव हार जाएगी। बिल्कुल, ये कोई भी राजनीतिक दल इस स्थिति में खुद अपने आप को खड़ा हुआ देखना नहीं चाहेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस या कोई सा भी दल हो। सब ये सोच सबके लिए होता है कि उनको कहीं भी राज्य में हैं तो ताकत मिलती है थोड़ी सी, भले लोकसभा में नहीं है, संसद में नहीं है, तो उनको एक ताकत मिलती है, अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, बहुत सारे संसाधन जुड़ सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की मदद मिल जाती है उनको। अब यदि एक देश एक चुनाव होता है, यदि मानसिकता ऐसी हो गई है अचानक, तो आप ये मान के चलिए कि एक पार्टी का तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाना है, 5 साल के लिए वो सिरे से गायब हो जाएगी। तो वो स्थितियाँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल इसको पसंद करेगा, क्योंकि ये बात बहुत लंबे समय से चल रही है। आडवाणी जी ने बहुत बार ये मुद्दा उठाया, एक देश में एक चुनाव होने चाहिए। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है जो सुरेश शर्मा जी ने कई मुंबई वाला केस बताया। इस 10 साल में पश्चिम बंगाल जैसी विषम परिस्थिति के बावजूद भी मोदी सरकार ने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की हिम्मत नहीं की। मणिपुर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो वो जो है एक सरकार की मंशा इसमें दिखाई देती कि वो सरकार गिराने के पक्ष में नहीं है, वो चाहती है कि वो चलें सरकारें। तो यदि ये करते हैं तो अच्छी बात है, इससे बहुत ज़्यादा खर्चा बचेगा, संसाधन बचेंगे, समय बचेगा। और अब तो जब इलेक्ट्रॉनिक का युग है, बहुत सारी चीज़ें डिजिटली तरीके से हो रही हैं, आप ईवीएम में वोट डाल रहे हैं, बहुत आसान हो गया है आजकल गिनती करना वोटों की, तो बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो रही हैं इसके ज़रिए। तो निश्चित तौर पर हो सकता है, कोई बुराई नहीं है इसमें होने में, पहले भी होता था। बस ये है कि उसके बाद की स्थिति क्या होगी कि बिल्कुल ये नियम बन जाए कि कोई भी सरकार चाहे अच्छी चले बुरी चले, उस राज्य में आंतरिक संकट आ जाए तो भी सरकार को ना गिराया जाए, यदि गिराया जाए तो जो दूसरी पार्टी है उसको सरकार चलाने की अनुमति दी जाए। तो इस तरीके की एक प्रक्रिया पूरी अपनानी होगी और जब सामने आएगा तब हमको समझ में आएगा। अभी तो ये ऐसा है कि अभी हमने पैकेट खोला नहीं है, लेकिन पैकिंग बहुत अच्छी है, इसलिए हमको बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, देश के फायदे की चीज़ लग रही है, निश्चित तौर पर फायदे की दिखाई दे रही है। अभी तो हमको इसका स्वागत कर रहे हैं, अभी जब आएगा उसके बाद ये चीज़ें समझ में आएगी कि वास्तव में होगा क्या इसके अंदर। जहाँ तक क्षेत्रीय दलों की बात है तो उनकी चिंता के कोई खास कारण नहीं है, क्योंकि वो अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, वो अपनी भाषा पर चुनाव लड़ते हैं, अपने क्षेत्र विशेष के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, उसका असर भी वहाँ पर होता है। केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं, राज्य के मुद्दे अलग होते हैं। जब वोट डालने जाती है जनता तो साबित कर चुकी है वो केंद्र को अलग वोट देती है, राज्य के लिए अलग वोट देती है। तो ब्रजेश जी सवाल यही है ना, क्योंकि एक सर्वे ये भी बताता है कि अगर राज्यों और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो आमतौर पर 77% वोटर वो हैं जो लोकसभा में जिस पार्टी को वोट देते हैं वो राज्यसभा में उसी वो माफ कीजिए विधानसभा में उसी पार्टी के साथ वो जाना पसंद करते हैं।
जब ये 6 महीने का अंतराल हो जाता है तो ये घटकर 61% हो जाता है। हालांकि ये हर बार लागू नहीं होता। पश्चिम बंगाल उदाहरण है, इसके पिछले चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन विधानसभा में वो 3 डिजिट में भी नहीं पहुंचे थे। 75-76 सीटों के आसपास वो सिमट गए थे। और जो प्रभु जी ने कहा कि फ्रेमवर्क, होमवर्क तो हो गया है, लेकिन फ्रेमवर्क उसका क्या होगा ये अभी आना बाकी है। इसके बाद कुछ समझ में आएगा कि सरकार की मंशा क्या है और वन नेशन वन इलेक्शन में क्या वो चीज़ें हैं जिससे बाकी लोगों को संतुष्टि मिले, या जो आम वोटर है उसको लगे कि ये उसके भले के लिए है। देखिए मनोज जी, यही तो आशंका है। इसकी वजह से कुछ राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं तो कुछ समर्थन भी कर रहे हैं उसका कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। डर ये है कि पैटर्न बदलेगा तो जो क्षेत्रीय दल हैं कहीं उनका अस्तित्व खत्म ना हो जाए। इसलिए आप देखिए कि जब इस कमेटी ने जो पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में बनी थी, 62 पार्टियों से संपर्क किया था उसने। 62 पार्टियों में 32 राजी थी और 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया था, बाकी 15 ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो निश्चित तौर पर एक आशंका होगी उन पार्टियों को लेकर, 15 पार्टियों को, कि कहीं ना कहीं ये फायदे में रहेगा या नुकसान में रहेगा। और जो 15 ने विरोध किया उनको डर होगा कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यही एक डर है। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी है वो भी क्यों विरोध कर रही है, और जो कह रही क्षेत्रीय दल खत्म होंगे तो ये तो कांग्रेस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस को अब जहाँ रिप्लेस हुए क्षेत्रीय दल वो सब कांग्रेस से निकले हुए हैं या कांग्रेस के खिलाफ लड़कर आए। आम आदमी पार्टी हो, निश्चित तौर पर कांग्रेस को अभी भले ही नुकसान दिख रहा हो, लेकिन उसको फायदा तो होगा ही कि जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे तो वो राष्ट्रीय पार्टी है। तो क्षेत्रीय दल खत्म होंगे तो निश्चित तौर पर उनकी जो विचारधारा वाले लोग हैं हाँ, जरूरी नहीं है। जो पैटर्न है आपने देखा मतदाता कितना समझदार हो गया, वो लोकसभा में अलग वोट देता है, राज्यसभा में अलग देता है, माफ कीजिएगा विधानसभा में अलग देता है, और अब नगर पालिका में भी देखते हैं तो अलग देता है। नगर पालिका में व्यक्तिगत लोगों से जुड़ाव रहता है तो वो किसी की परिषद चुनता है, पार्टी के आधार पर ना जाकर व्यक्तिगत आधार पर जाता है। यदि विधानसभा में हम देखें तो राज्य सरकार के कामकाज को देखता है, उसको मालूम है कि केंद्र सरकार क्या काम करती है, केंद्र सरकार की भूमिका कितनी रहती है राज्य में, और राज्य सरकार क्या बेहतर कर सकती है। तो निश्चित तौर पर इसी आधार पर वो अपना मतदान का प्रयोग करता है, जो कि अब समझदार है ना, मतदाता को पता है कि किन मुद्दों पर करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इसका विरोध मुझे लगता है इस वजह से कर रही है कि अभी जो माहौल है वो वर्तमान का माहौल देख रही है कि उसको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, और उन्हीं पार्टियों को, जिन पार्टियों को नुकसान होता दिख रहा है, वो इस कारण से विरोध कर रहे हैं कहीं उनका अस्तित्व खत्म ना हो जाए। और अभी कांग्रेस को लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जिस तरह का माहौल है वो उस तरह से मुकाबला नहीं कर पा रही लगातार 3 चुनाव से, तो उसको लगता है कि नुकसान हो जाएगा। मुझे लगता है इसी वजह से वो विरोध कर रही है। लेकिन ये फायदे में भी है, नुकसानदायक भी है। यदि फायदे में देखें तो फायदा ज़्यादा है। अभी तक आप देखिए कि राजनीतिक दल आपस में लड़ते रहते हैं, बयानबाजी इस तरह से होती है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। आप राष्ट्रीय मुद्दों पर भी एक मत नहीं होते, क्योंकि किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। तो आपको लगता है कि यदि कुछ ऐसा बयान दे दिया पक्ष में चलेगा, सत्ता पक्ष के में, तो कहीं नुकसान ना हो जाए। तो मुझे लगता है जो राजनीति पूरे 5 साल चलती रहती है, राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री से लेकर पूरे मशीनरी उलझी रहती है, वो कहीं नहीं उलझेगी। तो उसको एक तरह से पूरे 5 साल में जो अड़ंगे लगते हैं, एक तरह से आचार संहिता लगने से सियासत होती रहती है, वो सियासत कम होगी, देश हित में निर्णय ज़्यादा बेहतर होंगे, कर्मचारी बेहतर काम कर सकेंगे, वो चुनाव प्रक्रिया से बच सकेंगे। और दूसरा जो पैटर्न चेंज होने के कारण जो विरोध है, मुझे लगता है कि उस वजह से राजनीतिक दलों को थोड़ी आशंका है। लेकिन जो प्रभु जी ने कहा कि अभी तो आने वाला है कि किस तरह से आप करेंगे, तो उसका इंतजार करना चाहिए। यदि उस पर सहमति बन जाती तो सबको सहमति के साथ, पहले भी चुनाव हुए, शुरुआत में तो होते ही थे, तो ये फायदेमंद ज़्यादा दिखता है फिलहाल, तो नुकसानदायक कम दिखता है। लेकिन शर्मा जी, किसी भी प्रस्ताव को केवल इसलिए मान लिया जाए कि उससे बार बार जो असुविधा होती है आचार संहिता लगने की वो बचेगी, खर्चा बचेगा, समय बचेगा, या इसलिए खारिज कर दिया जाए कि उससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा, हम करा नहीं पाएंगे, व्यवहारिक नहीं है। देखिए, एक बात पहले ये मानना है कि जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है, अभी कोई कानून के मसौदे को स्वीकार नहीं किया है कैबिनेट ने। इसलिए ये तो सबसे रिपोर्ट सौंपी है रामनाथ कोविंद की कमेटी जो है, हाँ वो रिपोर्ट थी, उसको इन्होंने दिया। इस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट कहाँ आई है अभी कि भाई ये एक्शन क्या लेने वाले हैं, ऐसा तो नहीं। आज तो केवल वो जो रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी गई थी वो रिपोर्ट सरकार के पास। उसके पहले जो विधि आयोग ने रिपोर्ट दी थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि फिलहाल ये प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट केवल जो रखी थी उसको कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है, कोई बिल को मंजूरी नहीं दी है, एक बात। दूसरी बात जो समझने वाली है वो ये है, देखिए आप सब लोग मेरे से ज्यादा अनुभवी और सीनियर पत्रकार हैं, मैं उम्र में अनुभवी हो सकता हूँ, पत्रकारिता में आप लोग अनुभवी हैं। मैं एक बात आपके सामने रख रहा हूँ कि क्षेत्रीय दल जो हैं, आप उनके बारे में कभी भी अकेले में विश्लेषण करिए। क्षेत्रीय दल जिस नेता ने बनाया होता है उसके बाद उत्तराधिकारी वैसा होगा, ऐसी इसकी कोई संभावना नहीं है।
केवल दक्षिण के 1-2 दलों को छोड़ दिया जाए, जिसमें करुणानिधि वाला दल है, बाकी आप किसी भी दल को उठा लीजिए, उनका आने वाला जो वंशज है उसको नहीं चला पा रहा। आप ये यदि मान लो जॉर्ज सोरोस और यदि विदेशी एजेंसियां उत्तर प्रदेश को प्रभावित नहीं करती, तो मैं दावे से कह सकता हूं अखिलेश यादव को और इनको ये सीटें नहीं मिलती। मैं दावे से कह रहा हूं ये बात। महाराष्ट्र में गलती यदि भाजपा तोड़ने फोड़ने वाली नहीं करती तो महाराष्ट्र में इतनी सीटें नहीं मिलती। यदि कुमार विश्वास की बात को सही मान लिया जाए तो पंजाब में इसको जो है कुछ नहीं मिलने वाला था, और यदि आज जाकर के पन्नू से समर्थन मांगने की बात हो रही है, ये केवल इस तरह की पॉलिटिक्स करने से आप सरकारें नहीं बना सकते। तो क्षेत्रीय दलों को आप उठा करके एक एक नाम, मैं किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं मान रहा हूं, आप एक एक दल को उठा करके देख लीजिए। जो पिताजी ने किया है, तो पिताजी ने जिस तरह से लोगों में आकर्षण डाला अपना खुद का, वो उनके वंशजों के पास नहीं है। इसलिए क्षेत्रीय दलों को तो धीरे धीरे टूटना है। अब बाल ठाकरे साहब के उद्धव ठाकरे जी को देख लीजिए, लालू यादव जी के तेजस्वी को देख लीजिए, अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह जी ने जो काम किया वो अखिलेश नहीं कर पा रहे। एक एक को देख लीजिए, अकाली दल में प्रकाश सिंह बादल थे, उनके बेटे को देख लीजिए। सबको मालूम है कि ये सब क्षेत्रीय दल जो है ये टूटने वाले हैं। मायावती का देख लीजिए, काशीराम जी और मायावती ने जो किया, बदलाव और भी आया ना, इसके कारण ये हो सकता है डर हो या कुछ, तो हो इसलिए कि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को चुनते हैं, चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन चुन लेते हैं, या केजरीवाल आतिशी को चुनते हैं। तो धीरे धीरे ये बातें आप जब सोचोगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि क्षेत्रीय दलों का बिगड़ने का दौर है ये, और फिर बन भी रहे शर्मा जी। आम आदमी पार्टी बनी है, राष्ट्रीय दर्जा हासिल कर रही है, वो तो नए दल भी बन रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, बिगड़ने का भी और बनने का दौर आएगा। फिर कोई एक नेता उभरेगा, फिर वो एक दल बनाएगा, फिर ये होगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि भाजपा में जो पीक आ रहा है, भाजपा में से कोई निकल करके नहीं भाजपा नहीं बनाएगा? बनाना पड़ेगी थोड़े दिन बाद, जब मान लो इसी तरह की तानाशाही वातावरण या जो है ये जो सत्ता में बैठ गया वही मालिक हो जाता है, ये मानसिकता जब आएगी तो लोगों में बगावत तो होगी ना धीरे धीरे। आज भाई सत्ता का सुख है इसलिए कोई नहीं बोल रहा, लेकिन इंटरनली तो प्रभु जी को मालूम है कितने लोग बोलते होंगे। तो ये जो परिस्थितियां धीरे धीरे सभी दलों में बन रही, मैं केवल भाजपा और कांग्रेस की इनकी बन रही है, क्योंकि लोगों में महत्वाकांक्षा बढ़ गई। पहले जिस भावना से आते थे वो भावना से है नहीं। इसलिए जो चुनाव सुधार का कार्यक्रम है और एक देश में एक बार चुनाव कराने का झंझट है, इसको इसलिए लाना चाहते हैं कि भाई आपको बार बार हमारे खिलाफ भी बगावत नहीं आएगी, मतलब नेता के बारे में। फिर मैं अपनी बात को जो पहले बोला था वो लाइन फिर से बोलना चाहता हूँ। जिस दल के पास जितना बढ़िया विजन वाला नेता होगा वो दल जो है इसका लाभ उठाएगा। अब एक और मैं फिर से, हो सकता है आपके चैनल पर मैंने पिछली बार भी बोल, याद होगा आपको सबको, कि मैंने कहा था कि आज कोई नेता ऐसा दिख ही नहीं रहा जो केवल टुच्चाई की बात तो करके फेमस हो रहा है, लेकिन विजन की बात करके फेमस एक भी नेता नहीं हो रहा देश का। किसी भी राजनीतिक पार्टी को उठा के देख लीजिए। आज देश को क्या चाहिए कि हमारा जो लीडर है, हमारा जो नेता है जिसको हम राज सौंप रहे हैं, वो आखिर बनाना क्या चाहता है, भारत को या अपने प्रभु जी समय का एक छोटी सी प्रतिक्रिया, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगी ना। भले वन नेशन वन इलेक्शन ना सही हो, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारे सुधार की जरूरत है। जिस प्रकार से एडीआर की रिपोर्ट बताती है आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, उनकी एक शैक्षणिक योग्यता कम से कम तय हो जाए, क्योंकि आज़ादी का दौर दूसरा था, 75 साल बाद भी अगर कोई अंगूठा टेक हम नेता चुन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कम से कम ये सुधार भी हो। देखिए मनोज जी, मैं ये मानता हूँ कि ये जो प्रस्ताव आया है, ये जो आप कह रहे हैं वो सारे सुधारों का ये पहली सीढ़ी मान लीजिए आप, और मजबूत सीढ़ी। जी सीधी सी बात है कि अभी राज्यों के चुनाव में हर पार्टी जो है अलग अलग जगह पे फ्रीबीज की जो है गुमटियाँ खोल लेती है, अपने अपने हाट बाजार बना लेती है। अब देखिए कि अभी जो है हरियाणा में जो है 2000 रुपये महिलाओं को देने की घोषणा हो रही है, मध्य प्रदेश में 1000 रुपये से शुरू हुई। उड़ीसा राज्य में जो स्कीम है तो इसमें जो है मेरा ये कहना है शर्मा जी, इस पूरे मामले में जब एक साथ चुनाव होंगे जी, मध्य प्रदेश के 1500 गले में उलझे हुए हैं जी, काम करने के लिए बच्चे नहीं बचे। वही मैं कह रहा हूँ कि हिमाचल की स्थिति आर्थिक तौर पे खराब है, मध्य प्रदेश की आपने बता ही दिया। तो जो फ्रीबीज है, तो जब एक देश एक चुनाव होगा तो राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, प्रभावी होंगे, क्योंकि देश पे सबको राज करना है। और जब देश पे राज करना है तो आप इस तरीके की लोक लुभावन जो है फ्रीबीज की दुकानें नहीं लगा पाएंगे। वो बिल्कुल मॉल की तरह होगा, कि मॉल की तरह चुनाव होगा कि जिसमें एक जो है ब्रांड के कपड़े हर मॉल में मिलेंगे। ये नहीं होगा कि छोटे छोटे हाट बाजार में अपनी अपनी रेहड़ी लगा लो, गुमटी लगा लो, अपनी अपनी बेच लो और अपना फायदा ले लो। ये स्थिति की नहीं होगी। तो कुल मिलाकर देश में यदि हम कहें कि गुणात्मक तौर पर सुधार की कोई प्रक्रिया यदि शुरू करेगा
तो यही बिल करेगा, इसलिए इसको पारित होना भी जरूरी है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी चुनौती होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर एक देश एक चुनाव, भले इसको सियासी दाव कहें या सुधार की प्रक्रिया कहें, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करना होगी। अगर बीजेपी ने शुरुआत की और कुछ दलों ने उसका साथ आए, ऐसा नहीं कि तमाम सारे दलों ने सिरे से खारिज किया है, और अगर बीजेपी ने भी कैबिनेट में एनडीए ने इस प्रस्ताव को पास किया है, तो जाहिर सी बात है कि जिन सहयोगियों के दम पर वो सरकार चल रही है उनको पहले भरोसे में लिया गया होगा, और अगर उनको भरोसे में ले लिया गया है तो मान के चलिए कि कम से कम लोकसभा से तो बिल पास हो जाएगा, राज्यसभा के लिए सरकार को जो जतन करना पड़ेंगे वो तब की तब देखा जाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।